चलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। आज हम पाठ 7 सोच अपनी अपनी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सब, अपनी अपनी सोच यानी कि अपना अपना विचार, अपनी अपनी इच्छा। सबकी इच्छा एक ही नहीं होती, अलग अलग होती है। सबकी सोच ऊंची ही होती है, अच्छी होती है। तो सबकी सोच ऐसा भी कोई होता है, बुरी भी होती है। किसी किसी बात में वाद विवाद होता है, तो वाद विवाद इसे कहते हैं। देखिए कि किसी एक विषय पर पक्ष और विपक्ष, तर्क वितर्क सहित अपने अपने विचार पेश करते हैं, उसे वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद में एक पक्ष उसके अच्छे गुण के बारे में बोलते हैं, दूसरा पक्ष उसका खंडित करके बोलते हैं बुरे, और इसके विरुद्ध अपना विचार जो करते हैं उसे वाद विवाद कहते हैं। मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित किया जाता है, साथ साथ कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विद्यार्थी उसके विपक्ष के रूप में अपने अपने तर्क विचार इकट्ठे करते हैं, और इस तरह कार्यक्रम होते हैं। इसमें श्रोतागणों को सुनने के लिए बड़ा मजा आता है। एक वक्ता पक्ष में और पक्ष में विचार करता है, और दूसरा वक्ता उस विषय पर विपक्ष के रूप में अपना विचार प्रदर्शित करते हैं। इस दृष्टि से तथा विपक्षी के कथन के खंडन का विचार होता है, यानी कि तर्क वितर्क उसमें एक अच्छे विचार रजू करते हैं, विपक्ष उसका खंडन करते हैं, ऐसे विचार रजू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ चित्र के नीचे एक आपको प्रश्न पूछा गया है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों? दोस्तों, आपको यह प्रश्न पूछा गया है कि तुम्हें गांव का जीवन अच्छा लगता है या नगर का, और क्यों? इसका उत्तर आप अपनी दृष्टि के अनुसार, विचार के अनुसार उत्तर दे सकते हैं। बाद में तीसरा प्रश्न है, चित्र में जो अच्छा सा तालाब दिखाया देता है और उसमें कुछ लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, ऐसा चित्र बताया गया है। दोस्तों, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा है। कैसा प्रश्न है? क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो देखिए दोस्तों, मेरी मति के अनुसार तालाब का पानी पीने के लिए अच्छा नहीं है, योग्य नहीं है, क्योंकि लोग तालाब में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने पशुओं को नहलाते हैं, बर्तन भी साफ करते हैं। साथ साथ तालाब चारों ओर से बंद होता है। इसके कारण वनस्पति के पर्ण उड़ कर उसमें गिरते हैं, और थोड़े समय के बाद वह सड़ जाते हैं। इसके कारण ये सभी गंदगी कोई न कोई रोग फैलाते हैं। कोलेरा जैसा रोग हमें इससे होता है, ऐसा पानी पीने से होता है। यह दूषित पानी है
और दूषित पानी कोई न कोई रोग उपजाते हैं। इसके कारण उसमें रोगों के कीटाणु होने के कारण बीमारियां भी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों तालाब का पानी पीने के लिए योग्य नहीं है। देखिए इसके बाद दिया गया है दोस्तों कि नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। उसके बारे में भी यह आपको एक प्रश्न दोहराया गया है कि विज्ञान के लाभ और गैरलाभ उसके बारे में बताया है। तो देखिए दोस्तों पहले आपको मैं विज्ञान के लाभ के बारे में बताता हूँ। तो आप देखते ही हैं कि विज्ञान के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका लाभ हमें यही में देखने को मिलता है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं अंधकार से प्रकाश मिलने के लिए विज्ञान के कारण बिजली की शोध हुई है। साथ साथ हम देखते हैं कि विज्ञान के कारण आज हम इतनी झड़प से गति करते हैं कि अंतरिक्ष की खोज के कारण हम अवकाश में पहुंच चुके हैं। साथ साथ एक व्यक्ति अपना विचार समाचार फोन के कारण देता है। इसके कारण आज हम थोड़ी ही क्षण में अपने समाचार अपने रिश्तेदारों को बढ़ा सकते हैं और संदेशा पहुंचा सकते हैं। साथ ही अस्पतालों में विज्ञान के कारण अच्छे अच्छे साधन सामग्री होने के कारण डॉक्टरों को मरीजों की सेवा करने में बहुत ही सुविधा हुई है। साथ साथ हमें भी यही सुविधा हुई है कि आज हम अस्पतालों में ऐसी साधनों की सुविधा होने के कारण मरीज की सेवा अच्छी तरह हो सकती है और मरीज भी थोड़े ही समय में वह स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाता है। उसकी बीमारियों का अच्छी तरह इलाज भी होता है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि विज्ञान की खोज के कारण कंप्यूटर और परमाणु जैसे हमें एक अच्छे साधन दिया है। इसके कारण सभी विषयों का ज्ञान हम कंप्यूटर के कारण घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शन के कारण आज हम घर बैठे विदेशों में क्रिकेट के बारे में जान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं अपनी दृष्टि के सामने ही। तो आप विश्व में कोई भी समाचार हम एक ही क्षण में सुन सकते हैं। साथ साथ यातायात के साधन विज्ञान के कारण इतने ही बढ़ गए हैं कि आज हम विदेश में थोड़े ही क्षण में पहुंच सकते हैं विमान के द्वारा। यह हवाई जहाज एक विज्ञान के अगत्य की शोध है, आप देख सकते हैं। साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही अच्छी तरह हमें लाभ हुआ है। दोस्तों यह विज्ञान के कारण आज हम बेंच पर बैठे बैठे आराम से पढ़ते हैं। ये सब विज्ञान के कारण के है, विज्ञान की खोज है। पहले के समय में पढ़ने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता था और आज हम आराम से पंखे के नीचे प्रकाश में आप बेंच पर बैठे बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और सामने देख भी सकते हैं। तो विज्ञान के कारण आज हमें अधिक से अधिक लाभ हुए हैं। दोस्तों साथ साथ विज्ञान के कारण हमें गैरलाभ भी नहीं हुए हैं। अणुबॉम्ब की खोज के कारण आज विज्ञान ने जहाँ जहाँ अणुबॉम्ब का प्रयोग करते हैं वहाँ सर्व जीव सृष्टि नाश हो जाते हैं और कितने ही वर्षों तक उसकी असर भी रहती है। विज्ञान के कारण
टीवी की शोध हुई है, दूरदर्शन की खोज हुई है। इसके कारण छोटे छोटे बच्चे इतने ही उसमें लग जाते हैं कि बारंबार देखने के कारण उसकी दृष्टि भी कम पड़ जाती है। दोस्तों, विज्ञान के कारण यह हमें नुकसान होता है, लेकिन विज्ञान की खोज के कारण हमें लाभ अधिक है। इसलिए विज्ञान हमारे लिए एक आशीर्वाद के रूप में है। पीछे देखिए दोस्त कि प्रश्न है, कौन शक्तिशाली है, बलवान कौन है, कलम या तलवार? तो आप देखते हैं कि कलम के कारण, कलम यानी कि पेन, कलम के कारण आज व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, ये लोगों ने, शेक्सपियर, ये लोगों ने कलम के कारण लोगों को एक अच्छा मार्ग भी दिया है। साथ साथ जीवन में अच्छी तरह जीने का मार्ग भी बताया है। कलम के कारण लोग अपना जीवन भी बदल सकते हैं। ये हमें कलम के कारण लाभ ही हुआ है। साथ साथ तलवार, तो तलवार भी कलम से कम नहीं है, लेकिन उसका गुण यही अच्छा है कि कलम का गुण और उस पर कलम की असर हमारे जीवन में हमें अंत तक एक उसकी असर रहती है। लेकिन तलवार की असर थोड़े ही समय के लिए रहती है। उसके हाथ पांव काटना है, धड़ से सिर अलग करना है, उसकी असर थोड़े ही समय रहती है। और तलवार विनाश का साधन है, लेकिन कलम एक अच्छे मार्ग का साधन है। दोनों में बहुत ही अंतर है दोस्तों। और यहाँ इसके बाद है, दी गई सामग्री पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों, यहाँ देखिए, एक वर्तमान पत्र का एक कटिंग यहाँ आपके सामने पेश किया गया है। देखिए उसमें, तो देखिए उसमें मैं पढ़ता हूँ। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। उसका हेडिंग ऐसा है कि बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। दोस्तों, शिकागो हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्मगर्दी वायु के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से भी 1.6 करोड़ वर्ष के उम्र की साल के इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल के करीब चालू अवस्था में है। लेकिन जाने काफ़ी यूनिवर्सिटी की एक अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला में को मुखिया कैसी शीशे के मुताबिक एक पृथ्वी जैसा ग्रह जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था में है। इस सौरमंडल में सौरमंडल के 2 तारे में से एक इर्द गिर्द गुल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एक रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग है, यही रही है, और एक दिन इस जगह धरती जैसा और मिट्टी पत्थर से बना यह ग्रह जन्म लेगा, जिससे पानी भी मौजूद होगा। इससे कहते हैं
कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टिया का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है, और इसके बाहर की ओर बर्फीली पेस्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा है कि ग्रह का रूप से रही धूल और उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनको हमारी पृथ्वी के पृष्ठ और का निर्माण हुआ है। शीशे के अनुसार इस भारत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी बनेगा। उन्होंने कहा है कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा ही अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के प्रिपेयर स्पेस टेलीस्कोप ने दृश्यों को भारतीय टेलीस्कोप तक पहुंचाने में 424 वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में एक पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया है कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा ग्रह प्रकट करने में अभी और भी 10 करोड़ साल लग सकते हैं। दोस्तों, इस घटना से पढ़कर हमें लगता है कि अवकाश में भी, अंतरिक्ष में भी यह पृथ्वी जैसा ग्रह बन रहा है, जन्म ले रहा है, लेकिन उसके लिए अधिक समय यहाँ बताया गया है कि 10,000 करोड़ वर्ष के बाद यह हमारे सामने आएगा। दोस्तों, इस घटना से, यह तस्वीर से हमें अनेक नीचे दिए गए प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें से देखकर हम प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, उसमें पहला प्रश्न है अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक प्रोत्साहित है। दोस्तों देखिए, प्रश्न के रूप में तो इस घटना यहाँ बताया गया है। देखिए कि अंतरिक्ष में किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है। अंतरिक्ष में किस घटना से वैज्ञानिक प्रोत्साहित है अथवा तो उत्साहित है। तो देखिए दोस्तों, उसके उत्तर में कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है, बराबर। तो वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में एक धरती जैसा, पृथ्वी जैसा ग्रह जन्म ले रहा है। फिर से वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक ग्रह जन्म ले रहा है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है। पृथ्वी जैसा ग्रह बनने में
जैसा ग्रह बनने में, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए, अंतरिक्ष में बनने के लिए किस प्रकार की स्थिति, किस प्रकार की स्थिति आवश्यक है, इस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है यानी कि जरूरी है। तो देखिए दोस्तों कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है, तो उसके उत्तर में पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी जैसे होना ही आवश्यक है। ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है क्या, यानी कि पृथ्वी के जमीन जैसा परतों यानी कि आवरण बनना आवश्यक है। तो फिर से देखिए दोस्तों कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ मिट्टी धूल होना भी जरूरी है। ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। साथ साथ दोस्तों ऐसा प्रश्न है कि रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाएं। देखिए सही जोड़ मिलाएं। तो इसके बारे में देखिए दोस्तों, ऐसा है, देखिए आपको सही जोड़ बनाता हूँ और बताता हूँ। 424 प्रकाश वर्ष उसके सामने पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, એટલે પૃથ્વીથી નવા ગ્રહની દૂરપણું કેટલું છે, તો એ પ્રકાશ વર્ષમાં બતાવ્યું છે। देखिए दोस्तों, पहला है 424 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। दूसरा 1.6 करोड़ वर्ष, तो 1.6 करोड़ वर्ष के सामने नए ग्रह की उम्र। बाद में तीसरा है 10 करोड़ वर्ष, तो उसके सामने पूर्ण ग्रह बनने में लगने का समय। धरती जैसा ग्रह पूर्ण बनने में उसका समय है 10 करोड़ वर्ष, यानी कि 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। इसके बाद स्पिट्ज़र स्पेस, तो नासा का टेलीस्कोप का नाम है। फिर से स्पिट्ज़र स्पेस नासा का टेलीस्कोप। इसके बाद कैरिसी से वैज्ञानिक का नाम है, कैरिसी से वैज्ञानिक। दोस्तों इसके बारे में साथ साथ ऐसे भी देखिए कि स्वाध्याय में देखिए, उसके बारे में देखिए दोस्तों कि आपको स्वाध्याय में पहला प्रश्न है जो देखिए कि उपसर्ग, देखिए दोस्तों उपसर्ग के बारे में बताता हूँ। उपसर्ग, देखिए दोस्तों उपसर्ग शब्द के प्रथम लगाया जाता है और उपसर्ग लगाने से शब्द में उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे आपके सामने पेश करता हूँ विप्र। देखिए
वी, प्र, अ, दूर, दूर, और नीर गए, नीर गए। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम कई शब्द ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे भिन्न और भिन्न के आगे उपसर्ग वी लगा दे तो भिन्नता है ना, अभिन्न, भिन्न वी भिन्न हो जाएगा। भिन्न शब्द के आगे प्रत्यय वी लगाने से, जैसे भिन्न और उपसर्ग वी लगाने से विभिन्न होगा, विभिन्न जैसा शब्द हो जाएगा। और साथ साथ ऐसे कई शब्द है आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए कि देश में इसमें देखिए दोस्तों कि देश, विदेश, वी प्रत्यय वी उपसर्ग लगाया गया है। देश विदेश, देश यानी कि स्वदेश होगा और उपसर्ग लगाने से उसका विरोधी शब्द विलोम शब्द हो जाएगा विदेश यानी कि परदेश। इस तरह पक्का, अधपक्का, पक्का यानी कि पक्का ही, लेकिन उसका उपसर्ग आगे लगाने से अधपक्का यानी कि अर्धु पाटेलो, विरोधी विलोम शब्द हो जाएगा। उसके अर्थ में उपसर्ग लगाने से उसके अर्थ में फर्क हो जाएगा। इस तरह गम, दुर्गम, योग, वियोग, जीव, निर्जीव, इस तरह बल, निर्बल, समझ, गैर समझ, सुविधा, असुविधा, वांछित, अनवांछित। दोस्तों, उपसर्ग कोई भी शब्द के आगे उपसर्ग ऐसे भी, प्र, दूर, जैसे उपसर्ग शब्द के आगे लगाने से दूसरे शब्द जो बनता है, दूसरा शब्द बनता है, उसका विलोम शब्द बन जाता है, उसका अर्थ भी विरोधी हो जाता है। इस तरह आप एक प्रत्यय के बारे में भी देखेंगे। प्रत्यय जिस तरह उपसर्ग शब्द के आगे लगाया जाता है और इस तरह प्रत्यय शब्द के पीछे लगाया जाता है, जैसे ई, ता, ई, ता, ई, त, ई, ता, ई और इक, ई, क। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ बताया गया है कि जो नियम वत्ता इत दाखिल तरीके नियम, उसका प्रत्यय लगाना है नियम अने ई, इत बराबर ऐसा शब्द एक निर्माण नया होगा, नियमित, नियमित। मिला सबको दोस्तों? ख्याल आया कि उपसर्ग शब्द के आगे लगाया जाता है और उपसर्ग लगाने से जो शब्द होता है उसका विलोम विरोधी शब्द बन जाता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगाया जाता है। आगे जो शब्द जैसे नियम, बता, इत प्रत्यय लगाया और नए शब्द का निर्माण होगा नियमित। इस तरह देखिए दूसरे भी कई ऐसे शब्द प्रत्यय का उदाहरण है कि
विदेश वत्ता ईत विदेशी। इस तरह प्रकृति वत्ता ईत प्राकृतिक। पुत्र वत्ता ई पुत्री। इस तरह लापरवाह लापरवाह वत्ता ई लापरवाही। इस तरह चंचल वत्ता ता संचलता। यंत्र वत्ता एक बराबर यांत्रिक शब्द होगा। मानव वत्ता ता बराबर मानवता होगा। हंस वत्ता ई बराबर हंसी। देखिए दोस्तों, आपको यह उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पता चला। तो इस तरह साथ साथ यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए दोस्त, आपको अव्यय के बारे में भी बताता हूँ। अव्यय, हाँ देखिए दोस्तों, अव्यय के बारे में, तो अव्यय किसे कहते हैं उसके बारे में भी दोस्तों आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि वाक्य में लिंग, वचन, काल ये सभी बदल जाने से जिस शब्द में वाक्य में जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, तीनों कालों में लिंग स्त्रीलिंग के रूप में भूतकाल भविष्य के बारे में जो वाक्य को हम बदल सकते हैं, लेकिन वाक्य में जिस पद एक ही बना रहता है उसे अव्यय कहते हैं। यानी कि हम याद रख सकते हैं कि वाक्य में लिंग, वचन, काल बदलने से जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसे हम अव्यय कहते हैं। उसके अव्यय कौन कौन से है आपको बताता हूँ उदाहरण के साथ। देखिए धीरे धीरे, ये अव्यय है और ये भी अव्यय है, और कोई भी वाक्य में आप इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। तो भी मैं यह सब काम धीरे धीरे सीख लूँगा। माला धीरे धीरे बढ़ती है, आप मेरी बात धीरे धीरे समझ लेना। दोस्तों, आपको पता चल गया कि वाक्य में लिंग बदल जाए, वाक्य का काल बदल जाए, फिर भी जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ही बने रहते हैं कोई भी वाक्य में, उसे अव्यय कहते हैं। उसका भी उदाहरण आप बताता हूँ। देखिए कि राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए। इसके बाद दूसरा उदाहरण है, राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी दशरथ की पत्नी थी। तो और का शब्द हर एक वाक्य में और ही रहता है, बाद में दूसरे पदों के बदलाव आता है, लेकिन आप जान सकते हैं कि अव्यय क्या है, अव्यय किसे कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। तो अव्यय कौन कौन से हैं ऐसा भी आपके सामने पेश करता हूँ। तो देखिए कौन कौन से शब्द अव्यय बन सकते हैं। और तथा, और तथा, अथवा, या। इसके बाद वाह, और इसके बाद आज, कल, और अधिक, इसके बाद अब देख सकते हैं कि ऊपर आदि। दोस्तों, इस तरह अव्यय के बारे में आपको पता चल गया कि
वाक्य अनेक वाक्यों में, भूतकाल के भी वाक्य में भी बना सकते हैं, भविष्यकाल के वाक्यों में भी बना सकते हैं और वर्तमान काल में, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में। लेकिन जो भी ये अवयव का उपयोग कर सकते हैं ऐसा ही बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। राम अथवा लक्ष्मण यहाँ, सीता और गीता दोनों, सीता अथवा गीता काम कर रही है। तो ये सभी अव्यय है। आपको ख्याल आया गया कि वाक्य में लिंग वचन काल बदलने से जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसे हम अव्यय कहते हैं। इसके बारे में आपको पता चला। साथ ही दोस्तों आपको ऐसा भी एक वाक्य के काल में बताता हूँ कि वाक्य आप जानते हैं कि काल 3 है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। साथ साथ आप 7वीं और 6वीं कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे कि इस समय चल रहे काल को वर्तमान काल कहते हैं। इस समय चल रहे काल को वर्तमान काल कहते हैं और साथ साथ बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जो हमारे पास से समय बीत चुका है उसमें क्रिया भी हो चुकी है, ऐसे समय को हम भूतकाल कहते हैं और भूतकाल में क्रिया पूर्ण हो गई है, इसलिए भूतकाल का समय बताया गया है। और भविष्यकाल, आने वाले समय को हम भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल में क्रिया करने के हमारे लिए बाकी हो, समय भी आना हमें बाकी है, इसलिए आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। जैसे तीनों का उदाहरण देता हूँ। देखिए कि भूतकाल के बारे, वर्तमान के बारे में कि आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, चालू क्रिया है। और बाद में भूतकाल के कल हम व्याकरण के बारे में पढ़ते थे, तो क्रिया पूर्ण हो गई, इसलिए भूतकाल। भविष्यकाल के बारे में यही वाक्य बताता हूँ आपको कि कल हम भविष्यकाल के अथवा तो कल हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, भविष्यकाल। तो ये तीनों को आपको फिर से दोहराया। बाद में आपको पता चला कि उपसर्ग, साथ साथ विकल्प, साथ साथ प्रत्यय और अव्यय के बारे में आपको पता चल गया। आभार आपका। और साथ साथ दोस्तों गृह कार्य में यह जो हमारे सामने वर्तमान पत्र का जो कटिंग दिया है आपको सामने कि और अंतरिक्ष में धरती जैसा ग्रह बन रहा है, जन्म ले रहा है, यह कटिंग अपनी कॉपी में लिखना है, यह गृह कार्य है दोस्तों। आभार सब।